नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंदर व्यंजन। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि जो है वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखो, एक बार वापस से चलते हैं उसी तरफ। मैंने आपको बताया था भाषा और हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो मैंने आप लोगों को बताई थी कहाँ से हुई है, हिंद शब्द से। और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, कौन सी भाषा की? हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत भाषा से। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। इसके बाद ने हमने बात की थी कि अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। उससे पहले हमने बात की थी भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? ध्वन्यात्मक ढंग से अपने विचारों को आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था लिपि, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई थी। संस्कृत कब से कब तक बोली जाती थी ये हम कल पढ़ चुके हैं। इसके बाद में संस्कृत के बाद में भाषा बनी पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हमारी एक भाषा बनी हिंदी, जो कि प्रचलन में है और वर्तमान तक बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी अक्षर किसे कहते हैं, कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। दोस्तों उसके बाद में हमने बात की थी वर्णों की। स्वर युक्त भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यहां तक दोस्तों हमने पढ़ लिया था वर्ण के। फिर मैंने आपको बताए थे दो भेद होते हैं। वर्ण कुल संख्या में 44 होते हैं, जिनमें 11 तो स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। दोस्तों उसके बाद में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। स्वर किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक भाग को कहते हैं एक मात्रिक, लघु, ह्रस्व या मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं हमने कल जान लिया था। दूसरा मैंने भेद बताया था आपको द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, द्विमात्रिक स्वर कौन से होते हैं, वो भी दोस्तों हमने कल जान लिया था। आज हम बात करते हैं व्यंजनों की। दोस्तों व्यंजन होते हैं संख्या में कितने? 33। व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? 33। व्यंजन के अंदर 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 5 वर्ग होते हैं। एक क वर्ग, च वर्ग, त और प। दोस्तों 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। दोस्तों इसको हम बचपन से बोलते आए अणे खाली। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अणे खाली। लेकिन यदि हकीकत में उच्चारण देखा जाए तो आज आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। यदि आप उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होता है गे। क्या होता है इसका उच्चारण? गे। गे को नाक से बोलोगे तो गे का उच्चारण होगा, और उस वही गे जो है उसको हम बचपन से अणे खाली बोलते हैं, जो कि क वर्ग का कौन सा अक्षर है? 5वां। देखो दोस्तों, हमको अगले टॉपिक पे पहुंचने से पहले अगले जो है हमारा जो अगला मूल जो टॉपिक है, जो मूल हिंदी का जो नींव है जिसको हम बोलते हैं, वो है संधि। अगर हम संधि को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों संधि को पढ़ने से पहले हमको इनके बारे में अच्छे से जानना होगा। स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, क्योंकि पूरी संधि जो भी है वो किन पर टिकी हुई है? वर्णों के ऊपर टिकी हुई है। जब तक हम वर्णों को नहीं जानेंगे तो हम संधि नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? कुल 33 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। प्रत्येक के 5-5 वर्ण होते हैं। क वर्ग का पहला क होता है, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और 5वां ग होता है। अगला देखते हैं च, छ, ज, झ। और दोस्तों इसको भी हम अणे खाली बोलते थे, जबकि ये अणे खाली नहीं है दोस्तों, इसको बोलते हैं ईय। क्या बोलते हैं? ईय। क, ख, ग, घ, गे, च, छ, ज, झ, ईय, ट, ठ, ड और ढ और अणे, इसको बोलते हैं अणे।
ते, थे, दे, धे और ने। पे, फे, बे, भे, में। दोस्तों 5 व्यंजन संख्या में कुल 33 होते हैं। अच्छा, व्यंजनों की मैंने आपको परिभाषा नहीं बताई शायद। व्यंजन किसे कहते हैं मैंने आपको स्वरों में बता दी थी, हालांकि याद होगा आपको कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़े वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, स्वर की परिभाषा हमने पढ़ी थी, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं हो वो तो होते हैं क्या, स्वर। और जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़े वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। ये संख्या में होते हैं 33। ये हो गए 5 वर्ग, प्रत्येक के हो गए 5-5। एक बार इनका उच्चारण हम करेंगे, फिर से करेंगे। क, ख, ग, घ, गे, च, छ, ज, झ, इए, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। दोस्तों इसको घर में कम से कम 20 बार रिपीट करोगे तब इनके उच्चारण और ये सटीक आपको याद हो पाएंगे। ये कुल संख्या में होते हैं दोस्तों 25। कितने होते हैं, 25। गिन के देख लीजिएगा, संख्या में होंगे 25। इन 25 की 25 को बोला जाता है स्पर्श या स्पृष्ट या स्फोट। क्या बोला जाता है दोस्तों इन 25 की 25 को, स्पर्श व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन, स्फोट या फिर स्फोट व्यंजन। दोस्तों मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि उस दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। उसने पूछ लिया, आपको प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से स्पृष्ट व्यंजन नहीं होगा, निम्न में से स्पृष्ट व्यंजन नहीं होगा। 3 स्वर दे देगा और 1 व्यंजन दे देगा, या 3 जो है अपने को स्पृष्ट इनमें से लिख के दे देगा और 1 स्वर लिख करके दे देगा, और वो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। स्फोट व्यंजन भी पूछ सकता है, स्पर्श भी पूछ सकता है। इसीलिए दोस्तों नाम अपने को सारे याद करने पड़ेंगे। ये संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसके बाद में होते हैं अपने ये, रे, ल और व। दोस्तों इनको बोला जाता है अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, अंतःस्थ व्यंजन। ये संख्या में होते हैं 4। ओके दोस्तों, इसके बाद में आते हैं श, से और है। इनको बोला जाता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ये भी दोस्तों संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 और 4 8 और 25 कितने हो गए दोस्तों, 33। 33 व्यंजन कुल में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़े उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण होते कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको कम से कम 20 बार पढ़ना घर पे फुर्सत से बैठ के। घर वाले ये समझेंगे कि पता नहीं कौन से मंत्र बोलना है, लेकिन आपको बोलना ही पड़ेगा तभी याद होगा। जब तक आप बोलोगे नहीं याद होगा। कैसे होते हैं मैं उच्चारित करके बताता हूं। क, ख, ग, घ, गे, च, छ, ज, झ, इए, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 होते हैं संख्या में दोस्तों। इनको बोला जाता है स्पर्श, स्पृष्ट या स्फोट व्यंजन। दोस्तों इसके बाद होते हैं य, र, ल, व। इन चारों को बोला जाता है अंतःस्थ व्यंजन। दोस्तों उसके बाद होते हैं स, है, जिनको बोला जाता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ये भी दोस्तों संख्या में 4 ही होते हैं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों संयुक्त व्यंजन और होते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, नाम ही आपको बता रहा होगा दोस्तों। संयुक्त जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होगा, संयुक्त होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे। 2 या 2 से अधिक, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो।
वैसे अधिकतम क्या, प्राय क्या 99.99%, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, बाकी 99.99% व्यंजनों पर ही आधारित होंगे। संयुक्त व्यंजन भी दोस्तों संख्या में 4 ही होते हैं, जो होते हैं ज्ञ, क्ष, त्रय और द्य। ये 4 अपने कौन से होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये मिलकर के कैसे कैसे बने होते हैं दोस्तों, ज्ञ जो बन के होता है ये जय तथा ईय से मिलके बना होता है। किस किस से मिलकर के बना होता है, जय तथा ईय। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो कौन सा व्यंजन बनेगा हमारा, ज्ञ। ये ज्ञ वो है ज्ञ ज्ञानी वाला। हिंदी के जो सबसे अंत में वर्ण जो आता है वो ज्ञ ज्ञानी आता है। इस दुनिया की एकमात्र भाषा हिंदी ही ऐसी है जो ए अनार से पढ़ना सिखाती है, ए अनार फल के नाम से पढ़ना आपको सिखाती है और ज्ञ से ज्ञानी बना करके छोड़ती है। वरना अंग्रेजी की बात तो आप लोग छोड़ो, ए फॉर एप्पल से तो शुरू करेगी और जेड फॉर जेब्रा जानवर बना के आपको छोड़ देगी। छह मिलके बना होता है क और श से, त्रय मिलकर के बना होता है तय और रे से, द्य मिलके बना होता है दै तथा य से। दोस्तों ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ समय तक ये 4 ही गिने जाते थे, आज भी ये 4 ही गिने जाते हैं संख्या में, परंतु इनमें एक व्यंजन को और शामिल कर दिया है जो अपना व्यंजन होता है श्रय, जिसको हम लिखते हैं श्रव्य सामग्री, श्रव्य श्रृंगार में लिखते हैं। वो श्रय जो है इस श्रय को श और रे मिलकर के बनाते हैं, इसको भी शामिल कर लिया गया है, परंतु इनको गिनती में कितना लेंगे हम, 4 ही व्यंजन लेते हैं। दोस्तों ये संख्या में 4 होते हैं, होते कौन कौन से, ज्ञ, क्ष, त्रय, द्य और श्रय। इनको मिलाने पर संख्या को आप जोड़ेंगे, कुल वर्णों की संख्या 44 ही आएगी। देखो कैसे, 11 होते हैं स्वर, 33 होते हैं व्यंजन, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, कितने हो गए 48, 2 होते हैं प्लुत स्वर और 2 होते हैं अयोग्य वहा, 48 4 52, 52 आ जाती है ध्वनियों की संख्या। दोस्तों मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में, बताया था कि नहीं दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ध्वनियों की संख्या यदि आपसे वो दुष्ट पूछता है तो ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 52। वो 52 इस प्रकार से होती है, हुई कि नहीं, 52 हो गई ना, ठीक है। दोस्तों हम आगे जानेंगे ड और ढ के बारे में। ड और ढ, कहीं कहीं दोस्तों आपने देखा होगा इनके नीचे एक बिंदी लगी हुई होती है, देखा होगा ना। इस बिंदी को कहा जाता है नुक्ता। क्या कहा जाता है, नुक्ता। और इन दोनों वर्णों को कहा जाता है उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विस्पृष्ट व्यंजन। दोस्तों आपने कई जगह तो ये नुक्ता लगा हुआ देखा होगा और कई जगह आपने ये नुक्ता लगा हुआ नहीं भी देखा होगा। कई जगह तो लगाते भी हैं, कई जगह नहीं लगाते हैं। इन दोनों वर्णों को बोला जाता है उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विस्पृष्ट। दोस्तों जैसे कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, नाम आपको सारे ही याद करने होंगे। वो दुष्ट किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ड और ढ के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उसको कहा जाता है नुक्ता। इन दोनों वर्णों को कहा जाता है उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विस्पृष्ट व्यंजन। तो ये कब कब लगाया जाता है नुक्ता और कब कब नहीं लगाया जाता, इसके लिए हम जानेंगे भी। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पर, एक प्रश्न लिख देता हूं। प्रश्न है कि नुक्ता कब नहीं लगाया जाता। नुक्ता कब नहीं लगाया जाता। देखिए दोस्तों, यदि ड और ढ
शब्द के प्रारंभ में आए। यदि ड और ढ शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो दोस्तों नुक्ता नीचे नहीं लगाएंगे। जैसे हम लिखते हैं डमरू, डमरू हमने लिख दिया, ड कहां पे आया है? शब्द के प्रारंभ में आया है दोस्तों, तो इसके नीचे हम नुक्ता नहीं लगाएंगे, सिंपल हम ड ही लिखेंगे। दूसरा, यदि ड ढ से पूर्व वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वर्ग के पांचवें अक्षर कौन से होते हैं? इ, गे, मैं, अणे और ने। यदि ड ढ से पूर्व वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है तो भी नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। जैसे निडर एक शब्द है, ड से पहले क्या है? ने कौन सा होता है? वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, तो ड के नीचे नुक्ता हम नहीं लगाएंगे दोस्तों। तीसरा, यदि ड या ढ के पूर्व कोई उपसर्ग आ जाए, यदि ड और ढ से पूर्व क्या आ जाए? कोई उपसर्ग आ जाए तो भी नुक्ता नहीं लगाया जाता। जैसे निडर है, निडर में नी उपसर्ग है और डर क्या है? मूल शब्द है, तो ड से पहले क्या आया है? उपसर्ग आया है, तो इसमें भी नुक्ता नहीं लगाया गया है। चौथी बात, यदि शब्द संस्कृत या अंग्रेजी भाषा का हो, यदि शब्द कैसा हो? या तो संस्कृत भाषा का हो या अंग्रेजी की भाषा का हो, तब भी नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। संस्कृत और अंग्रेजी का कैसे? देखो दोस्तों, मर्डर शब्द है, कैसा है? संस्कृत का है कि अंग्रेजी का? अंग्रेजी का शब्द है, तो इसके नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। षडानन ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए ड के नीचे भी क्या नहीं लगेगा? नुक्ता नहीं लगेगा। कहने का मतलब ड और ढ इनके नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उस बिंदी को कहा जाता है नुक्ता। ड और ढ इन दोनों वर्णों को बोला जाता है उक्षिप्त या ताड़नजात या द्विस्पृष्ट व्यंजन। नुक्ता कब कब नहीं लगाया जाता ड और ढ के नीचे, वो मैंने आपको बताया है। ड और ढ शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो भी नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे डमरू में ड कहाँ आया है? पहले आया है शब्द के, इसलिए इसमें नहीं लगेगा। ड ढ से पूर्व यदि वर्ग का कोई पांचवा अक्षर आ जाए तो भी नहीं लगेगा। यदि ड या ढ के पूर्व कोई उपसर्ग आ जाए तो भी नहीं लगेगा। और यदि शब्द संस्कृत या अंग्रेजी भाषा का हो तो भी नहीं लगेगा। अब देखो कहां कहां लगता है। अब बच्चे कुछ सारी जगह लगा दो, आप क्या दिक्कत आ रही है? जैसे लड़का, लड़का में लगा दिया हमने। पटका, खड़का, खड़का में लगा दिया हमने। ठीक है जी, कोई भी आ जाए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा ही था इसी का नाम, ताड़नजात। अब इसमें वर्ग का ड और ढ से पूर्व वर्ग का पांचवा अक्षर तो नहीं है, ना कोई इसमें उपसर्ग है, ना ये जो शब्द है ये संस्कृत का है, तो ड के नीचे हमने क्या कर दिया? नुक्ता लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों वर्णों के और थोड़े से भेद होते हैं। वर्णों के भेद अब किस प्रकार से होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद। प्राणवायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? दो। पहला होता है अल्प प्राण, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं। और दूसरा होता है महाप्राण। प्राणवायु का मतलब मुंह से जो हमारी सांस है, प्राणवायु किसको कहते हैं? हम हमारी सांस को कहते हैं। तो सांस को निकलने में कितना समय लगता है, कम लगता है कि ज्यादा लगता है, जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है,
उसके आधार पर वर्णों के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, एक अल्प प्राण और एक दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण में होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर तथा य, रे, ले, वे तथा सभी स्वर। थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये सभी की सभी कौन से में आते हैं? अल्प प्राण में। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? बच्चे कुछ महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर शे, से है। ये किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। इनको बोलने के लिए थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा प्राणवायु के आधार पर वर्णों कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर ये रे लेवे तथा सभी स्वर। महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर से है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है हमारा घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? ये भी घोषत्व के आधार पर भी वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता अघोष और दूसरा होता है घोष या सघोष भी बोल देते हैं इसको। अब घोष किसको कहते हैं? घोष कहते हैं धमक को। वो एक रसिया प्रचलन में है हमारे राजस्थान में कि तेरी डीजे की धमक है ना, तो वो धमक जो है ना वो उसको क्या बोला जाता है? घोष ही बोलते हैं हिंदी के अंदर। घोषत्व के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, अघोष और सघोष या घोष भी बोल देते हैं। अघोष में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर तथा से और से। ये तीनों के तीनों आते हैं। अब देखो मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे, जिसमें पढ़ाए थे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में यही थे, तो इनको मैं अभी बता देता हूं, उस समय रह गया था। इस से को बोला जाता है मूर्धन्य से। क्या बोलते हैं इसको? मूर्धन्य से। इस से को बोला जाता है तालव्य से और इस से को बोला जाता है दंती से। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान है। इस वाले से का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, इस वाले से का उच्चारण स्थान होता है तालु से, इस वाले का होता है दांत से। इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। आगे भी इनको हम पढ़ेंगे, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर कोई लिख भी रहा हो तो ना लिखें। घोष और सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये, रे, ले, वे है तथा सभी, आगे ज्यादा चला गया, तथा सभी स्वर। ये कौन से कहलाते हैं? अपने सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों मैंने बताया आपको घोषत्व के आधार पर वर्णों कितने भेद होते हैं? 2। पहला अघोष, दूसरा घोष या सघोष। अघोष में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर या से। घोष या सघोष में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये, रे, ले, वे है तथा सभी स्वर। ठीक है दोस्तों।